by KEI Wires and Cables, विकसित भारत का विकसित वायर। Co-presented by HF Deluxe, नए इंडियन की डिलक्स बाइक। Co-powered by मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को डीकोड करते हैं। आज डीकोड की शुरुआत हम एक ऐसी खबर से कर रहे हैं जो सिर्फ एक अपराध की खबर नहीं है, बल्कि ये नए भारत के माथे पर एक काला धब्बा है, एक कलंक की तरह है। जिस संसद में महिलाओं के अधिकारों के लिए नए नए कानून बनाए जाते हैं, उसी संसद भवन से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक बेटी को दहेज के लिए जिंदा जला दिया जाता है। एक तरफ भारत में महिलाएं बड़ी बड़ी कंपनियों की सीईओज बन रही हैं, युद्ध के मैदान में दुश्मनों को मात दे रही हैं, और दूसरी तरफ वो अपने ही घर की लड़ाई इस तरह हार रही है। इस लड़की और इसके माता पिता ने अगर थोड़ी सी और हिम्मत दिखाई होती, दहेज पर बने कानूनों का इस्तेमाल किया होता और समाज के बंधनों को तोड़ने की जरा सी भी हिम्मत दिखाई होती, तो शायद 26 साल की ये लड़की आज जिंदा होती। इस खबर पर हम आपके साथ मिलकर आज आवाज उठाना चाहते हैं और आप अपनी राय हमें इस हैशटैग के साथ लिखकर भेज सकते हैं। और आज के लिए आपका हैशटैग है DCODE4DAUGHTERS। इसके बाद हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की तेल वाली पार्टनरशिप को डीकोड करेंगे। ट्रंप और मुनीर के बीच नई डील के बाद अमेरिका की कंपनियां अब पाकिस्तान में तेल के भंडार की तलाश करना चाहती है और पाकिस्तान की 3 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर वहां की सेना का ही दबदबा है। और यही कारण है कि आजकल ट्रंप का याराना असीम मुनीर से बढ़ता ही जा रहा है। और आखिर में वोट चोरी के मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के दावों का एक फैक्ट चेक करेंगे। अखिलेश यादव ने दावा किया था कि वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी वोटों की चोरी हुई थी, यानी वही आरोप जो राहुल गांधी हाल ही में लगाते आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव के दावों को खारिज किया है और यह भी चेतावनी दी है कि गलत जानकारी देना अपराध है। लेकिन आज मैं दहेज हत्या की जिस खबर के साथ डीकोड की शुरुआत करना चाहता हूं, वो सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय शर्म की बात है। यह खबर हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 49 किलोमीटर दूर एक महिला की दहेज के लिए जलाकर हत्या कर दी गई। आज हम इस खबर की शुरुआत राष्ट्रपति भवन से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला बैठी है। लेकिन इसी देश में एक ऐसा समाज भी है जहां दहेज के लिए देश की एक बेटी को जिंदा जला दिया जाता है, और ये वर्ष 2025 में हो रहा है। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए बड़े बड़े फैसले दिए जाते हैं। महिलाओं पर अत्याचार करने वाले दोषियों को सख्त सजा दी जाती है, और उसी सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 44 किलोमीटर दूर कानून का ये डर समाप्त हो जाता है। हमारे देश की संसद में 102 महिला सांसद हैं, और उसी संसद भवन से सिर्फ 47 किलोमीटर दूर एक ऐसा समाज भी बसता है जहां महिला सशक्तिकरण शब्द को जिंदा जला दिया जाता है। इसलिए आज हमारे देश में 70% महिलाएं शिक्षित तो हैं। हमारे देश के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। महिला सशक्तिकरण को लेकर देश में हर रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेमिनार होता है। हर रोज हजारों आर्टिकल्स अखबारों में छपते हैं। लेकिन आज ये सारी बातें खोखली लगने लगती हैं, क्योंकि दिल्ली से केवल 45 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के कासना गांव में जो कुछ भी हुआ है वो एक खबर नहीं, बल्कि हमारे समाज का एक डरावना सच है। क्योंकि यहां दहेज के लिए एक 26 साल की महिला को जिंदा जला दिया गया। वर्ष 2016 में निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन, इन दोनों बहनों की शादी एक ही परिवार में की गई। निक्की की शादी विपिन से हुई
और निकी की बहन कंचन की शादी विपिन के बड़े भाई रोहित से हुई। निकी के परिवार का कहना है कि उन्होंने इस शादी में एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक मोटरसाइकिल और लाखों रुपए के गहने दहेज में दिए। निकी के परिवार का दावा है कि शादी के बाद भी दहेज की मांग ऐसे ही जारी रही और एक बार फिर से 36 लाख रुपए की मांग की गई और न सिर्फ 36 लाख रुपए बल्कि एक महंगी प्रीमियम कार की मांग भी की गई। और दहेज के लिए विपिन भाटी अक्सर अपनी पत्नी निकी के साथ घर पर मारपीट करता रहता था। दोनों भाई बेरोजगार थे तो घर का खर्च पूरा करने के लिए ये दोनों बहनें ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करके अपने इस ब्यूटी पार्लर का प्रचार करने लगी। इस पार्लर को शुरू करने के लिए भी इन दोनों लड़कियों के पिता ने ही पैसा दिया। हालांकि बाद में पति के झगड़े की वजह से यह ब्यूटी पार्लर भी बंद करना पड़ा। तो आप सोच लीजिए, इन दोनों लड़कियों को ना काम करने की आज़ादी है, ना वीडियोस बनाने की आज़ादी है। पति जो है इनके वो बेरोजगार हैं और अगर कुछ काम करना भी है तो वो पैसा भी इन दोनों लड़कियों को अपने माता पिता से लाना पड़ेगा। यानी ये दोनों ही लड़कियां दहेज की प्रताड़ना का भी शिकार हो रही थीं। इन्हें काम करने की इजाजत भी नहीं थी और सोशल मीडिया पर वीडियो डालने की वजह से भी इनके घर में अक्सर झगड़ा होता रहता था। यानी आप ये समझ सकते हैं कि इन्हें किसी भी प्रकार का कोई अधिकार आज के जमाने में नहीं था। 21 अगस्त को फिर से विपिन ने दहेज के लिए अपनी पत्नी निकी से मारपीट की और इसी दौरान उसने थिनर उसके शरीर पर डाला और फिर आग लगा दी। इस दौरान विपिन का बड़ा भाई और उसके माता पिता वहीं पर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहे थे, बचाने की जरा कोशिश नहीं की। आग लगाने के बाद निकी का पति अपने माता पिता और भाई के साथ फरार हो गया, लेकिन इससे पहले अस्पताल में निकी का इलाज शुरू हो पाता। अस्पताल पहुंचने से पहले ही निकी की मौत हो गई। इस मामले में निकी की बड़ी बहन कंचन ने एक एफआईआर दर्ज कराई है और इसके बाद पुलिस ने निकी के पति, उसके माता पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया। विपिन भाटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और निकी के पति ने पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे दोबारा पकड़ लिया, लेकिन इस व्यक्ति को अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। निकी के पिता आरोपियों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक महिला को पति और परिवारजनों द्वारा जलाकर हत्या करने की सूचना पर मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें 4 आरोपी थे, पति, सास, ससुर और जेठ। इन चारों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। परिवार की तरफ से जो भी आरोप या साक्ष्य जो भी दिए जा रहे हैं उसे इन्वेस्टिगेशन में सम्मिलित करके उस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और तथ्यात्मक और महत्वपूर्ण साक्ष्य कलेक्ट करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इन दरिंदों ने जलाते हुए दर्द नहीं लगा। किसी की बेटी है, कैसा पढ़ाया, कैसा लिखाया, कैसे शादी करी है, इनको दर्द नहीं हुआ। किसी की बेटी को तुम जला रहे हो, दर्द नहीं होता क्या? किसी की बेटी जलती है और जलती को देख ले, एक हाथ में पतंगा लग जाता है, उससे ही शरीर में बल्लाएं निकल जाती है, वो तो जली है। तो किसी के बेटी को जलाना, ऐसे दरिंदे को तो फांसी होनी चाहिए, कोर्ट न्याय दे, फांसी लगनी चाहिए। ऐसे बुलेट मांगी थी, बुलेट भी दी थी, इसलिए दी थी एक बटिया हंसी खुशी रहे अपने घर में। मांग पहले स्विफ्ट डिजायर की थी, स्कॉर्पियो शादी में दी थी, उन्होंने मांगी थी स्कॉर्पियो में चाहिए, स्कॉर्पियो दी थी। कभी बिटिया से बोलता है 1 लेके 1 लाख लेगा, कभी बोलता 2 लाख लेके आ। क्या करता था वो? अभी थोड़ी देर में हम आपको निकी के पति का एक बयान सुनवाएंगे। देखिए, पहले इसने पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश की, उसके बाद पुलिस ने पैर में गोली मारी। अस्पताल में जब इसे भर्ती कराया गया, इससे पूछा गया और उसने साफ साफ ये कहा कि उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। पिछले 9 वर्षों में घरेलू हिंसा की वजह से निकी कई बार
अपने ससुराल से अपने माता पिता के घर चली जाया करती थी परेशान होकर। लेकिन जैसा कि हर बार होता है, हमारे घरों में आम जो घर हैं, आम परिवार हैं हमारे देश के, हर बार समाज के दबाव में इस मामले को सुलझाकर इस लड़की को वापस ससुराल भेज दिया जाता था। यानी बीते 9 वर्षों में कई बार निकी के माता पिता के पास ये विकल्प था कि वो पुलिस और कानून की मदद ले सकते थे, विपिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, निकी को हमेशा के लिए अपने घर वापस बुला सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके पास ये विकल्प था कि निकी की जान तब वो बचा सकते थे। लेकिन हमारे देश में करोड़ों परिवार आज भी बेटी को पराया धन मानते हैं और सोचते हैं कि शादी के बाद बेटी का ससुराल जैसा चाहे वैसा बेटी के साथ कर सकता है और उनकी बेटी को ससुराल में हर हाल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि वही उसका असली घर है। आपको ये बताते हैं कि निकी के परिवार के जो लोग थे वो क्या क्या कर सकते थे, विकल्प क्या थे। निकी क्या जिंदा रह सकती थी? पहला विकल्प, अगर निकी का परिवार पुलिस में शिकायत यानी एफआईआर दर्ज करा देता तो शायद निकी बच जाती। दूसरा, आईपीसी की धारा 498A के तहत घरेलू हिंसा का केस निकी का परिवार या निकी खुद दर्ज करा सकते थे। भारत न्याय संहिता में अब यह धारा 85 और 86 हो चुका है। तीसरा, भारत सरकार की 24/7 हेल्पलाइन नंबर 181 पर निकी शिकायत कर सकती थी, निकी का परिवार शिकायत कर सकता था। चौथा, इसके अलावा निकी का परिवार राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवा सकता था। राष्ट्रीय महिला आयोग के 24/7 हेल्पलाइन सेवा का नंबर है 7827170170, आपकी स्क्रीन पर भी है। यहां शिकायत दर्ज हो सकती थी। अब निकी की हत्या के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश पुलिस से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत में दहेज को रोकने के लिए 1961 से बाकायदा एक कानून बना हुआ है जिसके मुताबिक दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं। इसके बावजूद हमारे देश में हर साल हजारों महिलाओं की दहेज की वजह से हत्या कर दी जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक वर्ष 2022 में 6450 महिलाओं की दहेज की वजह से हत्या कर दी गई। आप सोचिए, आज भी ये 2022 का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, लगभग 6500 महिलाएं मौत के घाट उतार दी गई, जलाकर हत्या कर दी गई, दहेज की वजह से उन्हें मार दिया गया। इसी साल 13,479 केस दहेज के दर्ज किए गए, यानी हर रोज दहेज के करीब 37 मामले हमारे देश में आज भी दर्ज हो रहे हैं। और ये तो वो मामले हैं जिसमें ये केस दर्ज हुए हैं, जबकि ऐसे हजारों लाखों मामले ऐसे होंगे, हजारों ऐसे परिवार होंगे जहां पर हर रोज झगड़ा होता है दहेज को लेकर, लड़कियों को परेशान किया जाता है, लेकिन ये मामले कभी पुलिस तक नहीं पहुंचते, अदालत तक नहीं पहुंचते, किसी को समझ में नहीं आता और दोनों परिवारों की कोशिश होती है कि आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर इस मामले को निपटाया जाए या फिर समाज को साथ में लेकर समाज के दबाव में ऐसे मामलों को इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। अब आपको निकी के पति का वो बयान सुनाते हैं जिसमें आप ये देख पाएंगे कि ये कैसा हैवान है कि इसे अब भी किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं है। देखिए, कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। इस आदमी को आप देखिए, दोबारा से मैं आपको उसकी तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखिए इस आदमी के चेहरे पर, अभी जो हमने अभी आपको दिखाया, इसके चेहरे पर आपको कोई पछतावा नजर नहीं आएगा। इसे किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं है, इसे अपनी पत्नी की हत्या का कोई दुख नहीं। हमारे देश में 1980 और 90 के दशक में दहेज हत्या और भ्रूण हत्या, ये दो सबसे बड़ी समस्याएं हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे हालात बदले और आज महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया है। निक्की की जो घटना हुई है, इस प्रकार की घटनाएं हमारे समाज का एक पक्ष रखती हैं, जबकि दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष यह है कि देश की लाखों करोड़ों महिलाओं की सफलता आज आपके सामने है। आज हमारे देश में महिलाएं डॉक्टर बन रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पदों पर काम कर रही हैं, सीईओज बन रही हैं। आज 2 राज्यों में मुख्यमंत्री महिलाएं हैं।
आज 7 महिलाएं केंद्रीय मंत्री हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश की महिलाएं पदक जीत रही हैं। महिलाएं सेना में अपने से भर्ती हो रही हैं। अपने शौर्य से देश को गर्वान्वित महसूस करवा रही हैं। इसरो में वैज्ञानिक बनकर स्पेस में नए नए रिकॉर्ड्स बना रही हैं और महिलाएं जज बनकर ऐतिहासिक फैसले भी सुना रही हैं। पिछले 1 दशक में हमारे देश की महिलाएं हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। जैसे इस खबर में 2 समाज आपको दिखते हैं, वैसे ही इस खबर में लोगों की जिंदगी का जो सच है वो भी 2 सच आपको दिखाई देता है। पहला है रियल लाइफ और दूसरा है रील लाइफ। अब इस लड़की की यह तस्वीर आप देखिए। एक है इंस्टाग्राम की जिंदगी, जिसमें यही लड़की निकी अपने पति के साथ कितनी खुश दिखाई दे रही है। ये जो तस्वीरें हमने आपके लिए निकाली हैं, ये निकी के सोशल मीडिया अकाउंट से निकाली है। तो जब निकी सोशल मीडिया पर तस्वीर डालती थी, वीडियोस डालती थी, तो कुछ इस तरह की तस्वीरें डालती थी जो अभी आपने देखा। और दूसरी तरफ आप जो देखेंगे अभी, मैं फिर से आपको दिखाता हूं, घर की जो सच्चाई है वो एक तरफ आपको दिखाई दे रही है और सोशल मीडिया की जो जिंदगी है, रील और वीडियोस की जो जिंदगी है, वो आपको दूसरी तरफ दिखाई दे रही है। और हमारे देश में ऐसे न जाने कितनी ही महिलाएं होंगी, कितने ही परिवार होंगे जो आपको इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर बहुत खुश दिखाई देते हैं, लेकिन घर की जो सच्चाई है 4 दीवारी के अंदर, वो इस प्रकार की होती है जो आप स्क्रीन के दूसरे हिस्से में देख रहे हैं। निकी की जिंदगी भी ऐसी ही थी, सोशल मीडिया पर बेहद खुश हसीन जिंदगी, लेकिन घर के अंदर बेहद अंधेरे में डूबी हुई काली जिंदगी। ...1980 के दशक में भी दहेज प्रथा के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था और इस आंदोलन की याद इसलिए आपको दिला रहा हूं क्योंकि अब समय आ गया है जब हमारे देश में एक और आंदोलन होना चाहिए दहेज के खिलाफ। उस समय जो आंदोलन हुआ था, उस समय सत्या रानी चड्डा नाम की एक महिला ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, क्योंकि उनकी बेटी की हत्या भी दहेज की वजह से कर दी गई थी और यह महिला सुप्रीम कोर्ट तक गई न्याय दिलाने के लिए। अभी आप महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने वाली सत्या रानी चड्डा की वही तस्वीर देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। यह तस्वीर आप देखिए, यह तस्वीर आज भी बहुत कुछ कहती है। आज हमारे देश में हर साल 1 करोड़ शादियां होती हैं, जबकि दहेज के मामले 13,459 दर्ज हुए हैं। आप समझ लीजिए 1 करोड़ शादियों में 13, 14, 15 हजार दहेज के मामले दर्ज हो रहे हैं। कुल शादियों के मुकाबले 0.13% से भी कम दहेज के मामले दर्ज होते हैं। ये वो हैं जो मामले दर्ज हो रहे हैं, हो सकता है इससे ज्यादा होंगे। बहुत बार आपने देखा होगा 2 परिवारों के बीच दहेज आपसी सहमति से दिया जाता है, मांगा नहीं जाता, लेकिन ये मानकर चलते हैं लोग कि दहेज दिया जाएगा, दहेज स्वीकार किया जाएगा और दहेज को सामाजिक सम्मान के साथ जोड़कर देखा जाता है। अब हमारे सामने चुनौती यह है कि ये जितने भी 12, 13, 15 हजार दहेज के मामले आ रहे हैं हर साल, इन्हें भी किसी प्रकार से बंद करना होगा। इसे हमेशा जड़ से इस समस्या को समाप्त करना होगा। क्या हम ये कर सकते हैं? कहने को तो हम कहते हैं कि हम बहुत आधुनिक समाज में जी रहे हैं, सोशल मीडिया आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, हम 2025 में हैं, आगे चलकर हम बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। लेकिन सोचिए, दहेज जैसी पुरानी प्रथा आज भी हमारे समाज में दिखाई दे रही है। अब दहेज के ये सारे मामले पूरी तरह से जड़ से खत्म होने चाहिए। इसीलिए 40 साल बाद आज फिर से हमारे देश में दहेज के खिलाफ नए सिरे से एक नए आंदोलन की जरूरत है, जिससे आपका जुड़ना बेहद आवश्यक है। और इसीलिए हमने आपको पहले नंबर भी दिखाए। आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जिन्हें मदद की जरूरत है। आज आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपकी बेटी को, आपकी बहन को, या आपके घर में कोई भी लड़की है, महिला है, अगर उसके ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं तो इस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। उसके मरने का इंतजार मत कीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।
इंतजार करना बंद करिए। कानूनी विकल्प आपके सामने हैं। आज हमने आपको बहुत सारे ऐसे कानूनी विकल्प दिखाए हैं जिससे आप अपनी बच्ची को बचा सकते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि आप भी निकी के परिवार की तरह देरी कर दें। इसलिए बार बार आज आपसे कह रहे हैं कि निकी के परिवार ने तो बहुत देर कर दी। निकी का परिवार चाहता तो हमेशा बहुत पहले निकी को कह सकता था कि आप वापस अपने घर आ जाइए, पुलिस में जा सकता था, कानूनों का इस्तेमाल कर सकता था, हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और फिर एक दिन बहुत देर हो गई। आप देर मत कीजिएगा और एक हैशटैग मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो आपकी स्क्रीन पर अभी आएगा। अगर आप इस मामले में अपनी कोई राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं, देश तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये हैशटैग है बेटियों की सुरक्षा पर आपकी राय। हैशटैग है डिकोड फॉर डॉटर्स। ये हैशटैग हमने हमारे देश की बेटियों के लिए खास तौर पर आज तैयार किया है ताकि आप सब इस पर अपनी राय हम तक पहुंचा सकें। देखिए, एक ऐसा मामला है जिस पर कभी कोई राजनीति नहीं होती। आपने सोचा है, हमारे देश में बात बात पर राजनीति होती है। बड़े बड़े नेता आ जाते हैं, वो आपने देखा होगा बड़े बड़े बयान देते हैं, सरकारों को दोष दिया जाता है, लेकिन इस मामले में कोई नेता नहीं आया। इस मामले में निक्की के घर कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। इस मामले में कोई राजनीति हो ही नहीं रही, क्योंकि हर नेता जानता है कि दहेज हमारे देश में कोई मुद्दा है ही नहीं। दहेज के नाम पर कोई वोट नहीं पड़ते। दहेज के नाम पर ना किसी सरकार को बनाया जा सकता है, ना किसी सरकार को गिराया जा सकता है। इसलिए जब तक हमारे देश के लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक इस दहेज की समस्या को हम एक बहुत बड़ा रूप देकर जड़ से समाप्त नहीं करेंगे, इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। और जैसा हमने आपको बताया, ऐसा नहीं कि हमारे देश में कुछ अच्छा नहीं हुआ। हाल के कुछ दशकों में दहेज की जो समस्या है, इसे लेकर बहुत जागरूकता आई है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से समस्या मिटी नहीं है। इसलिए अब इसे मिटाने के लिए आपको एक आखिरी कोशिश करनी पड़ेगी, एक आखिरी आंदोलन आपको अपने देश में लाना पड़ेगा इस दहेज की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए। इसलिए अपना मोबाइल फोन उठाइए, अगर और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपनी राय देश के लोगों तक पहुंचाइए और जो देश के लोग हैं उन्हें जागरूक कीजिए। अब देश के समाज के बाद देश की सुरक्षा की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह साफ हो गया कि अब दुनिया भर में जो युद्ध चल रहे हैं, ये पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए जीते जाएंगे। हाल ही में आपने इजराइल और ईरान का युद्ध देखा, रशिया और यूक्रेन का युद्ध देखा, और इन सब में दुनिया ने यही देखा कि जिस देश के पास शक्तिशाली मिसाइल्स हैं और बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, वही देश युद्ध जीतेगा या फिर उसी का पलड़ा भारी रहेगा। भारत के एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि भारत जैसे देश के पास हमला करने के लिए हर रेंज की मिसाइल्स हों और दुश्मनों की मिसाइल्स को रोकने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच यानी एयर डिफेंस सिस्टम भी हो। अब भारत ने दुश्मन के हर हवाई हमले को नाकाम करने वाले एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का पहला सफल परीक्षण कर लिया है और इसमें अलग अलग ऊंचाई और दूरी पर एक साथ कई लक्ष्यों को नष्ट किया जा सकता है और इसका नाम है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। आपको याद होगा, अभी हाल ही में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया था। यह एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो दुश्मन के हवाई हमलों को देश की सीमा के अंदर प्रवेश करने से पहले ही रोक देगा और साथ साथ दुश्मनों पर हमला भी करेगा। और हमारा नया स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम भी मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा हो सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के 3 हिस्से हैं। पहला, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। यह हथियार सबसे आधुनिक और अनोखा है जो मिसाइल फायर करने के बजाय लेजर एनर्जी से लगभग 3 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर सकता है। इससे पहले अप्रैल में इसका सफल प्रदर्शन किया गया था, परीक्षण किया गया था। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अब ऐसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है। दुनिया में अभी कई देश ऐसे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं
और भारत भी उन चुनिंदा देशों में अब शामिल हो गया है। दूसरा है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जो 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर की दूरी तक तेज रफ्तार से दुश्मन के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स के हवाई हमलों को नष्ट कर सकती है। ये एक ऐसा मोबाइल प्लेटफॉर्म है जो बिना रुके चलते हुए भी मोबाइल लॉन्चर से दुश्मन के हवाई हमले को नष्ट कर सकता है। इसके लिए इसका जो प्लेटफॉर्म है, यानी जिस गाड़ी पर यह लगा है, उसे रोकने की भी जरूरत नहीं है, वो गाड़ी चलते चलते फायर कर सकती है। और तीसरा, एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिससे 300 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक की दूरी तक हवाई हमले को रोका जा सकता है। ये काफी हल्का और पोर्टेबल है, जिसे पैदल सैनिक भी आसानी से अपने कंधे पर ले जा सकते हैं और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और यहां तक कि फाइटर जेट्स को भी इससे नष्ट किया जा सकता है। ये तीनों वेपन सिस्टम्स एक ही कमांड और कंट्रोल सेंटर से ऑपरेट होते हैं, जिन्हें डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने बनाया है। और इस सिस्टम का रेडार हवाई खतरों पर नजर रखता है और फिर दूरी और रेंज के हिसाब से मिसाइल्स या फिर लेजर एनर्जी की मदद से हमला करने का फैसला लेता है। वो पहले हमले को देखता है, उसका विश्लेषण करता है और फिर यह तय करता है कि इस हमले को रोकने के लिए कौन सी मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, कौन से सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत ने पहली बार एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है जिसमें अलग अलग हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए 3 अलग अलग प्रकार के हथियार हैं। यानी जैसे जैसे मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इन मिसाइल्स को रोकने के कवच को भी उतना ही आधुनिक बनाया जा रहा है। और इस समय इस लेजर वेपन से सिर्फ ड्रोन्स के हमलों को रोका जा सकता है और भविष्य में यह भी संभव है कि ये मिसाइल्स के हमलों को भी हवा में ही नष्ट कर दे। लेजर वेपन से हवाई हमला रोकने के 3 मकसद होते हैं। पहला, दुश्मन का लक्ष्य दिखते ही लेजर बिना किसी देरी के तुरंत हमला कर सकता है। लेजर बीम की जो गति होती है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी लाइट की स्पीड के बराबर होती है। दूसरा, ये लेजर वेपन लगातार हमले करके ड्रोन्स और छोटे हवाई खतरों को आसानी से रोक सकता है। और तीसरा, किसी मिसाइल के मुकाबले इसका हर हमला बहुत सस्ता होता है। भारत के लेजर वेपन से हमला करने का जो खर्च है, अभी तक उसके बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि ये खर्चा किसी भी मिसाइल के मुकाबले बहुत कम होगा। इजराइल ने वर्ष 2022 में एक ऐसा ही लेजर वेपन तैयार किया था जिसके एक हमले का खर्च लगभग 300 रुपए बताया गया था। सोचिए, एक हमले का खर्च सिर्फ 300 रुपए, जबकि अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल का खर्च 33 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अमेरिका के ही थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल लगभग 109 करोड़ रुपए की है। हमारे अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो हमने रशिया से लिया है, उसकी भी एक मिसाइल 2.5 करोड़ रुपए से लेकर करीब 8.5 करोड़ रुपए की हो सकती है। यहां तक कि स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल की कीमत भी लगभग 2 से 5 करोड़ रुपए के बीच है। दुनिया में इस समय भारत सहित कम से कम 10 देश ऐसे हैं जो ऐसा लेजर वेपन विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, और उन सारे देशों के नाम आपकी स्क्रीन पर है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को यह सिखाया है कि दुश्मन पर हमला करने के साथ साथ उसके हवाई हमलों को रोकने की क्षमता भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा, पाकिस्तान ने कई बार मिसाइल्स और ड्रोन से भारत पर हमला करने की कोशिश की थी। बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान की मिसाइल्स भारत की सीमा के अंदर आ जाएं, नुकसान करें, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसके तमाम हमलों को पूरी तरीके से रोका और नष्ट कर दिया। अब भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा आधुनिक बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने 14 अगस्त को ही एक अलग रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान किया है जो लंबी दूरी तक मिसाइल्स और रॉकेट से हमला करेगा। अगर पाकिस्तान ने अपनी ये अलग फोर्स बना ली, रॉकेट फोर्स अगर उन्होंने बना ली, तो फिर उसे रोकने के लिए भी हमें अपना एयर डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा। और जिस एयर डिफेंस सिस्टम की मैं आपको बात बता रहा हूं, वो कैसे काम करता है, उसका एक AI जनरेटेड वीडियो हमने आपके लिए बनाया है ताकि आप ठीक से इस सिस्टम को समझ पाएं। तो इस वीडियो को आप देखिए।
मिशन गगनयान पर भी आज आपके लिए हमारे पास एक खबर है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मिशन गगनयान के एक क्रू मॉड्यूल का सफल परीक्षण किया गया है। 14 अगस्त को वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से करीब 5 टन वजन वाले इस क्रू मॉड्यूल को 3 किलोमीटर की ऊंचाई से समुद्र में गिराया गया। आप उसकी तस्वीरें देख सकते हैं। जिसके बाद इसमें लगे पैराशूट्स खुल गए और उसने क्रू मॉड्यूल की रफ्तार को कम करके उसे सुरक्षित तरीके से बंगाल की खाड़ी में उतार दिया। इस सफल परीक्षण का मतलब है कि मिशन गगनयान के क्रू मॉड्यूल का पैराशूट और रिकवरी सिस्टम बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है और भविष्य में जब हमारे अंतरिक्ष यात्री अपने इस मिशन से पृथ्वी पर वापस आएंगे तो ठीक इसी तरीके से उनकी सुरक्षित लैंडिंग समुद्र में कराई जाएगी। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद समुद्र में किसी स्पेसक्राफ्ट के उतरने की प्रक्रिया को स्प्लैश डाउन कहते हैं। जैसे कोई एयरक्राफ्ट किसी रनवे पर लैंड करता है, आपने देखा होगा जब हवाई जहाज लैंड करते हैं तो उनके लिए एक रनवे बनाया जाता है, वो रनवे पर लैंड करते हैं। ठीक उसी तरह से आपने ज्यादातर जो स्पेसक्राफ्ट हैं उन्हें पानी पर उतरते हुए ही देखा होगा, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट के लिए जमीन के मुकाबले पानी पर लैंड करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। आपको याद होगा 15 जुलाई को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने भी प्रशांत महासागर में इसी प्रकार से स्प्लैश डाउन किया था जब ये लोग अपने स्पेस मिशन से वापस पृथ्वी पर आए थे। और मिशन गगनयान के इस परीक्षण के बाद इसकी पहली लॉन्चिंग दिसंबर 2025 में होगी, जिसमें एक रोबोट को सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और फिर आज से 2 साल बाद 2027 में इस मिशन के जरिए पहली बार भारत के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा जाएगा। ये सब उसी की तैयारी इस समय चल रही है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई उसमें वो यही देख रहे हैं कि जब ये स्पेस मिशन वापस आएगा, हमारे अंतरिक्ष यात्री जब वापस आएंगे तो उन्हें समुद्र में किस तरीके से लैंड कराया जाएगा। अब रक्षा की बात आपको हमने बता दी, अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं। इसलिए अब हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम को आपके लिए एक बार और डिकोड करते हैं। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा पाकिस्तान में अरबों डॉलर के विशाल तेल भंडार होने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान में तेल के भंडार मिले हैं और अब अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा तेल निकालने में। अब अमेरिका की तेल कंपनियों के साथ पाकिस्तान की 3 बड़ी सरकारी तेल कंपनियां भी पाकिस्तान में तेल भंडारों की खोज करेंगी और वहां से तेल निकाला जाएगा। पाकिस्तान की इन तीनों कंपनियों में वहां की सेना का दबदबा है, यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर खुद अब राष्ट्रपति ट्रंप के लिए तेल की व्यवस्था करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 23 करोड़ बैरल तेल के भंडार होने का अनुमान है। 23 करोड़ बैरल। और तेल भंडार के मामले में पाकिस्तान पूरी दुनिया में 50वें नंबर पर है। मतलब कोई पाकिस्तान में ऐसा कोई बड़ा तेल भंडार नहीं है, जबकि दुनिया में तेल उत्पादन के मामले में अमेरिका खुद पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है और तीसरे नंबर पर रशिया है। और आप जानते हैं कि रशिया से हम तेल खरीद भी रहे हैं आजकल। तो फिर तेल की इतनी कम मात्रा के लिए राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान में इतना पैसा लगाने का दावा क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब है अमेरिका का प्लान बी। ऐसा बताया गया है कि अमेरिका की कंपनियां तेल का भंडार ढूंढने के साथ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स की तलाश भी करेंगी। असल में अमेरिका की जो नज़र है वो सिर्फ तेल पर नहीं है, रेयर अर्थ मिनरल्स पर है। और ये सारे मिनरल्स हैं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में सोना, तांबा, लिथियम और दूसरे महत्वपूर्ण खनिजों के विशाल भंडार हैं। तांबे के भंडार के मामले में बलूचिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पर है, 5वें स्थान पर है। और अनुमान है कि वहां रेयर अर्थ मिनरल्स भी मिल सकते हैं। और इस समय रेयर अर्थ मिनरल्स की अमेरिका को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका को अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और एविएशन इंडस्ट्री के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की आवश्यकता है। और चीन रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। लेकिन चीन अब ये अमेरिका को देगा नहीं। अमेरिका के टैरिफ वॉर का विरोध करने के लिए जो अमेरिका ने चीन पर लगातार नए टैक्स लगाए हैं, टैरिफ लगाए हैं, उसका विरोध करने के लिए चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई अमेरिका को रोक दी है। और चीन के एकाधिकार को तोड़ने के लिए अमेरिका अब इस मामले में
आत्मनिर्भर बनने की कोशिशें कर रहा है और इसके लिए अब उनकी नज़र है पाकिस्तान पर। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बार बार असीम मुनीर को अमेरिका क्यों बुलाते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि असीम मुनीर को राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में लंच क्यों कराते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इस समय असीम मुनीर ट्रंप के बहुत काम के व्यक्ति हैं, बहुत काम के आदमी हैं और इसीलिए इन दोनों का जो याराना है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की नज़र है तेल पर और तेल से भी ज़्यादा इन रेयर अर्थ मिनरल्स पर। अमेरिका स्वभाव से ही एक व्यापारी देश है और डोनाल्ड ट्रंप तो दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी हैं। वो नेता से पहले एक व्यापारी हैं। वो उस देश से दोस्ती करते हैं जहां उन्हें पैसे का फायदा होता है, जहां व्यापार में उन्हें फायदा होता है। और ये बात अमेरिका के चरित्र में आज से नहीं, शुरुआत से है। ये अमेरिका के डीएनए में है। वो एक व्यापारी देश है, सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है। और पाकिस्तान में जो वहां के बड़े बड़े आतंकवादी संगठन हैं, अब डिजिटल वॉलेट के जरिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये खबर हमने आपको दिखाई थी, लेकिन अब इस मामले पर पाकिस्तान के वित्त मंत्री बड़े चिंतित हैं और पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान एक बार फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल हो सकता है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद चंदा इकट्ठा करने के लिए अब डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है और अब वो डिजिटल वॉलेट के सहारे अपनी जिहाद की दुकान सजा रहा है। अब उन्हें समझ में आ गया कि हमारे बैंक अकाउंट ज़रूर सीज कर लिए गए हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है। अब बैंक के ज़रिए पैसा निकालना या जमा करना उनके लिए संभव नहीं है और इसलिए अब वो डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनकी नज़र पाकिस्तान के इन आतंकवादियों पर पड़ गई है। अब ये अलग बात है कि नज़र पड़ने के बाद भी वो दूसरी तरफ देखते रहें, इसे इग्नोर करते रहें, नज़रअंदाज करते रहें और पाकिस्तान से कुछ ना कहें। जैसे ये हो नहीं सकता कि अमेरिका को इस बारे में पता ना हो कि अब एक नए तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अमेरिका सब जानता है। अमेरिका के पास सैटेलाइट्स हैं जो इस पृथ्वी पर मौजूद किसी भी आदमी की जासूसी कर सकते हैं, किसी भी संस्था की जासूसी कर सकते हैं, किसी भी बैंक की जासूसी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि अमेरिका को ना पता हो कि पाकिस्तान के आतंकवादी आजकल कैसे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। वो जानता सब कुछ है, लेकिन वो कार्रवाई तब करता है जब वो चाहता है और इस समय वो पाकिस्तान पर कार्रवाई करना नहीं चाहता है। अब जरा भारत की राजनीति के बारे में आपको बताते हैं। संसद का सत्र समाप्त होते ही आज भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने तमाम विवादों का जवाब आज दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ 130वें संविधान संशोधन बिल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं इस बिल में प्रधानमंत्री का पद शामिल करने पर जोर दिया था। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री ने खुद को एंटी करप्शन कानून के दायरे में शामिल किया हो और इस कानून के बाद प्रधानमंत्री पर भी वही नियम लागू होंगे, प्रधानमंत्री पर भी वही कार्रवाई की जाएगी जो बाकी के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर की जाएगी। इसलिए एक बहुत बड़ी बात आज गृह मंत्री अमित शाह ने कही है कि जब यह कानून बन रहा था, जब प्रधानमंत्री के पास गया तो प्रधानमंत्री ने पूछा कि इसमें प्रधानमंत्री पद का जिक्र क्यों नहीं है और इसमें आप प्रधानमंत्री के पद को भी शामिल कीजिए। क्या कहा आज गृह मंत्री ने, अब आप सुनिए। एक तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने आप को इसमें डाला है। एक जमाने में कांग्रेस 39वां संविधान प्रधानमंत्री ने डाला है, पहले नहीं थे क्या प्रधानमंत्री? ना, पहले तो प्रोविजन ही नहीं था। पहले 39वां जो संशोधन था इसमें इंदिरा जी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के साथ साथ खुद को भी इनके खिलाफ कोई वैधता नहीं रहती है। और इस इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा हम आपको दिखाएं उससे पहले आज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रोड शो दिखाते हैं जो उन्होंने आज अहमदाबाद में किया है, क्योंकि आज वो गुजरात में थे। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। वहां से तस्वीरें आई हैं, जरा देखिए।
तो गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य है। अभी आपने जो तस्वीरें देखी, गुजरात उनकी जन्मभूमि है, गुजरात उनकी कर्म भूमि है। वैसे तो वो पूरे देश में बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन जब गुजरात जाते हैं तो उन्हें ख़ास तौर पर गुजरात के लोगों का एक विशेष प्रेम ज़रूर मिलता है, जो कि आज आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। गुजरात के लोग उनसे ख़ास लगाव रखते हैं। गुजरात के लोग उन्हें एक बहुत ही विशेष प्रेम देते हैं। जब भी प्रधानमंत्री मोदी गुजरात जाते हैं, आपको ये तस्वीरें अलग ही दिखाई देंगी। ऐसा लगता है जैसे उनके परिवार का कोई सदस्य वापस घर लौटा हो। उस प्रकार की भावनाएं आपको इन तस्वीरों को देखने के बाद मिलेंगी। इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि जो एंटी करप्शन कानून आया है, कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने ये सुझाव दिया था कि उसमें प्रधानमंत्री के पद को भी शामिल किया जाए। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा साहसिक कदम नहीं उठाया कि उसने ये कहा हो कि इसमें प्रधानमंत्री पद को भी शामिल करो। इसका उलट उदाहरण जरूर हमारे पास है, जब प्रधानमंत्री ने खुद को बचाने के लिए संविधान में ही संशोधन कर दिया। आपको याद दिलाना चाहता हूं, संविधान का 39वां संशोधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए संविधान में ही बदलाव कर दिए थे। और उस दिन था 12 जून 1975, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ, इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था और इंदिरा गांधी को 6 साल तक किसी भी निर्वाचित पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। कोई संवैधानिक पद उन्हें नहीं मिलेगा। और इसी संकट से बचने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की और संविधान में भी 39वां संशोधन किया। और इस संशोधन के जरिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में बदलाव करके यह जोड़ा गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को किसी भी अदालत में अब चुनौती नहीं दी जा सकती। इन संवैधानिक पदों के चुनाव की वैधता को सिर्फ एक विशेष संसदीय समिति ही देख सकती है, वो ही जांच कर सकती है, कोई अदालत इनकी जांच नहीं कर सकती। और इस संशोधन को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक बहुत बड़ा हमला तब माना गया था। संविधान का 39वां संशोधन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति को बचाने के लिए संविधान में बदलाव किया जा सकता है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर राजनीति करने वालों को भी आज पहली बार गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है और इस पर और ज्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा, राहुल गांधी और विपक्ष लगातार जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सवाल उठाते आ रहे हैं। तो देखिए, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर क्या कहा। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया है। इसमें बात का बतंकर नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया। अब एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वोट चोरी के मामले पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक किया है और अखिलेश यादव को जवाब दिया है। वो जवाब आज मेरे हाथ में है। क्या जवाब दिया है आपको पढ़कर मैं सुनाऊंगा इस ब्रेक के बाद। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। साहब, वो शर्मील का बच्चा खो गया। इरादा ढूंढने का है ना, चलिए। वो उधर। इरादे बड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नई है डीलक्स प्रो, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। 4-5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी
रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। मशहूर शायर कृष्ण बिहारी नूर ने एक बार लिखा था, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे और झूठ की कोई इंतहाई नहीं। यानी जब सच को घटाकर या बढ़ाकर पेश किया जाता है तो वो सच नहीं रहता और झूठ की तो कोई इंतहा है ही नहीं। झूठ को कितना भी बढ़ाया जा सकता है, कितना भी छोटा किया जा सकता है। तो बड़ी बात यह है कि सच का एक मूल रूप होता है। अगर सच को उस मूल रूप से बदल दिया जाए, उसे बढ़ा दिया जाए या उसे कम कर दिया जाए तो फिर वो सच नहीं रहता, वो आधा सच हो जाता है। आजकल हमारे देश में वोट चोरी के मामले में भी बिल्कुल यही हो रहा है। सच को सच नहीं बताया जा रहा, सच सच नहीं रहा, कुछ और ही बन गया। समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में वोट चोरी का आरोप लगाया था, वैसे ही जैसा राहुल गांधी आजकल वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। और तब उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग को 18,000 शपथ पत्र सौंपने का समाजवादी पार्टी ने दावा किया था और कहा था कि हमने इतने सारे शपथ पत्र सौंप दिए चुनाव आयोग को, लेकिन उस पर जांच नहीं हुई। आज सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी ने लिखा और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग इस बारे में अब तक कोई जवाब नहीं दे पाया है, जबकि हमने तो एफिडेविट जमा करा दिए। राहुल गांधी से जो कहा कि आप शपथ पत्र के साथ सबूत दीजिए, उन्होंने तो नहीं दिए। लेकिन अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हम तो शपथ पत्र के साथ सारे सबूत दे चुके हैं, उसका चुनाव आयोग ने अभी तक क्या किया है। तो जैसे ही समाजवादी पार्टी ने ये सोशल मीडिया पर डाला, जो आपने देखा यहाँ, इसके कुछ घंटे के बाद ही उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने भी समाजवादी पार्टी के इन दावों का फैक्ट चेक कर दिया और सारा सच उन्होंने भी सोशल मीडिया पर डाल दिया। और चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव के बढ़ा चढ़ाकर बताए गए इन आरोपों को बेनकाब कर दिया। अब देखिए चुनाव आयोग ने क्या लिखा है। उनके मुताबिक अभी तक 18,000 नहीं बल्कि केवल 3,919 शपथ पत्र ही मिले हैं और जो भी शपथ पत्र मिले हैं उनमें एक भी मतदाता ने, यानी एक भी वोटर ने खुद से अपना शपथ पत्र नहीं दिया है। जो भी शपथ पत्र मिले हैं वो उनकी स्कैन्ड कॉपी है जिसे ईमेल के जरिए भेजा गया है। शपथ पत्रों में 33 जिलों के 74 विधानसभा क्षेत्रों के नाम हटाने की शिकायत दी गई थी, ऐसा चुनाव आयोग कह रहा है। और अभी तक 5 विधानसभा क्षेत्रों की जांच चुनाव आयोग ने पूरी की है और 69 की जांच अभी जारी है। चुनाव आयोग ने अपने इस पोस्ट में 2 बड़े खुलासे किए हैं। पहला, उनकी जांच में पता चला कि जिन लोगों की 2022 से काफी पहले मृत्यु हो चुकी है उनके नाम से भी नवंबर 2022 में शपथ पत्र बने हैं। तो पहली बड़ी बात जो गंभीर है वो ये है, मैं फिर से आपको बताता हूं। जांच में यह पाया गया कि कुछ व्यक्तियों के नाम से नवंबर 2022 में शपथ पत्र बने जिनकी मृत्यु वर्ष 2022 से ही कई साल पहले हो चुकी थी। तो नवंबर 2022 में जिन लोगों के नाम से शपथ पत्र बनाए गए हैं वो तो मर चुके हैं, कई साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। तो ये शपथ पत्र कैसे बने? ये तो अपने आप में एक नया फ्रॉड आ गया, ये तो अपने आप में एक नई चोरी आ गई। फिर चुनाव आयोग कहता है कि कुछ व्यक्तियों ने अपने नाम से बने शपथ पत्र की स्कैन्ड कॉपी को दिखाने पर ऐसा कोई भी शपथ पत्र देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। तो देखिए कुछ लोग तो ऐसे हैं शपथ पत्र देने वाले जो जिंदा ही नहीं है, और कुछ लोगों से जब मांगा गया कि आपने जो ईमेल के जरिए स्कैन्ड कॉपी भेजी है शपथ पत्र की, ये जरा असली दिखा दीजिए, ओरिजिनल कॉपी दिखा दीजिए, तो इनमें से कोई भी असली कॉपी नहीं दिखा पाया। और फिर चुनाव आयोग ने आखिर में लिखा है बोल्ड लेटर्स में, बड़ा बड़ा उल्लेखनीय है कि कानूनन गलत साक्ष्य दिए जाना एक अपराध माना जाता है। तो आखिर में
अखिलेश यादव को चेतावनी भी दे दी कि गलत साक्ष्य देना अपराध है और उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने अब अखिलेश यादव से आग्रह किया है कि वो जल्द से जल्द इन शपथ पत्रों की ओरिजिनल कॉपी चुनाव आयोग में जमा करा दें। अब चुनाव आयोग के फैक्ट चेक के बाद अखिलेश यादव थोड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। उनके क्या दावे थे? पहला, अखिलेश यादव जो शपथ पत्र दे रहे हैं उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर है, अगर नहीं है तो उन्हें ओरिजिनल शपथ पत्र देना चाहिए। बताना चाहिए कि 2022 में जिनके शपथ पत्र उन्होंने बनाए हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं। ये शपथ पत्र कैसे बने? दूसरा, अखिलेश यादव का वोट चोरी का जो दावा है वो गलत दिखाई देता है। अगर इन आंकड़ों को आप मिलाएं तो ये आंकड़े मिल नहीं रहे, मैच नहीं कर रहे। और अभी केवल 5 विधानसभा क्षेत्रों में ही जांच हुई है। 69 क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में तो जांच अभी होनी है। और जब इनकी जांच हो गई और इसमें भी और कई बड़े खुलासे अगर ऐसे ही सामने आ गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी समाजवादी पार्टी को। राहुल गांधी तो शपथ पत्र देकर आरोप लगाने का मौका चूक गए, वो तो शपथ पत्र दे ही नहीं रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव के लिए आज एक बहुत बड़ा मौका है। अखिलेश यादव चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर 18,000 ओरिजिनल शपथ पत्र लेकर जमा करा सकते हैं और चुनाव आयोग को साफ साफ संदेश दे सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया और चुनाव आयोग को गलत साबित कर दिया तो उनका रुतबा और भी बढ़ेगा, देश को पता चलेगा कि वो सच बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता खुश होगी कि अखिलेश यादव सबूतों के साथ आरोप लगाते हैं, ऐसे हवा में आरोप नहीं लगाते। लेकिन अगर वो नहीं ऐसा कर पाए तो फिर अखिलेश यादव पर लोगों का भरोसा पहले के मुकाबले थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए अब अखिलेश यादव के सामने ये चुनौती है कि वो 18,000 ओरिजिनल शपथ पत्र लाएं, चुनाव आयोग को जमा कराएं, ये बताएं कि इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो शपथ पत्र बनाने के समय जिंदा ही नहीं थे, ऐसा क्यों हुआ, और वो लोग जिनके नाम शपथ पत्र, जिनके नाम से स्कैन कॉपी दी गई है, अब वो अपना असली शपथ पत्र क्यों नहीं दिखा रहे हैं। और इसीलिए हमने आपको कहा कि झूठ के भी पाम नहीं होते, ये तो लोग कहते ही हैं, लेकिन सच के भी अब अलग अलग रूप चल रहे हैं। एक सच राहुल गांधी अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं, दूसरा सच अखिलेश यादव लेकर घूम रहे हैं। अब इसमें से असली सच कौन सा है और ये सच है भी या नहीं, ये देश की जनता जानना चाहती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे डी कोड जिंदगी में आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित बायक। साहब, वो शर्मील का बच्चा खो गया। इरादा ढूंढने का है ना, चलिए। वो उधर। इरादे बड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नई है डीलक्स प्रो, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं, हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। इसमें है फौलादी ताकत। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता। इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। कौन है जो जोड़े देश को?
विकसित भारत का विकसित भारत। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और ये कलयुग है, आप चाहे कितना भी भलाई का काम कर लें, उस भलाई की उम्र सिर्फ अगली गलती होने तक ही रहती है। नमस्कार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।